गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सागर एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। यहाँ पे आपको सागर जो एकेडमी है, यहाँ जो सिविल की कोचिंग है आपको अन्य संस्थानों से सबसे बेहतर मिलेगा। यहाँ पे हर कोई मेंटर, चाहे वो ज्योग्राफी का, मैं हूँ पॉलिटी के, जो भी हिस्ट्री के हुए, इकोनॉमी, ये जितने भी आपको मेंटर्स मिलेंगे ये सारे के सारे आपके साथ एक समर्पित भावना की तरफ जुड़ेंगे। और हम ज्योग्राफी का आज शुरू करते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जिसकी हिंदी होती है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है क्या, इसको देखते चलो। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जिसे कहते हैं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत सर्वप्रथम जो दिए वो दिए स्नाइडर और टेलर ने। किसने दिया? स्नाइडर और टेलर ने दिया। स्नाइडर और टेलर ने दिया। हुआ क्या? उसी समय 1920 का समय था। 1920 के समय में जर्मन जो कह सकते हैं वैज्ञानिक भूगोलवेत्ता जो वेगनर महोदय थे, वेगनर महोदय विश्व के विभिन्न हिस्सों में जलवायु संबंधी अध्ययन कर रहे थे। वेगनर महोदय जब जलवायु संबंधी विभिन्न हिस्सों में अध्ययन कर रहे थे तो उन्होंने, कौन? वेगनर महोदय, ध्यान से समझते। वेगनर महोदय ने जब अध्ययन कर रहे थे तो अध्ययन के दौरान उन्होंने दो चीजें पाया। उन्हें उच्च अक्षांशों पे कोयला का साक्ष्य मिला। उच्च जो अक्षांश था, उच्च अक्षांश पर कोयला का साक्ष्य, उच्च अक्षांशों पर कोयला का साक्ष्य मिला। जबकि निम्न जो अक्षांश था, निम्न अक्षांशों पर हिमानीकृत जीव के अवशेष मिले। ध्यान से समझिए, हिमानीकृत जीव के अवशेष मिले। अब समझिए, जबकि कोयला पाए जाने की जो दशा है वो तापमान क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। वर्षा क्या होनी चाहिए? अधिक होनी चाहिए। और जब वर्षा अधिक होगी तो वनों की क्या होगी? सघनता भी अधिक होगी। और जब वनों की सघनता अधिक होगी तो वहां पे कोयला का साक्ष्य पाया जाएगा, जबकि उच्च अक्षांशों पे कोयला का साक्ष्य मिला। और इस आधार पर वेगनर महोदय ने कहा कि इसके लिए दो शर्तें हो सकती हैं। या तो सभी आज से 1920 में सभी स्थल खंड क्या रहे हों? अपने जगह पे स्थिर रहे हों। इन्होंने दो बातें कही, ध्यान समझिएगा। या तो सभी स्थल खंड क्या रहे हों? अपने जगह पे रहे हों। और जलवायु कटिबंधों का क्या हुआ हो? स्थानांतरण हुआ। पहला इन्होंने कहा जलवायु कटिबंध का स्थानांतरण हुआ हो। जलवायु जो जलवायु कटिबंध है उसका स्थानांतरण हुआ हो। या तो सभी स्थल खंड, या तो सभी जलवायु कटिबंध क्या रहे हो? स्थिर रहे हो। और स्थल खंडों का क्या हुआ हो? स्थानांतरण हुआ हो। स्थल खंडों का स्थानांतरण हुआ हो। इसका मतलब समझिए, जब 1920 में 1920 में जब वेगनर महोदय विश्व के विभिन्न हिस्सों में जलवायु संबंधी अध्ययन कर रहे थे तो उस अध्ययन के दौरान जो उच्च अक्षांश था 40-50 डिग्री पे उन्हें क्या मिला? कोयला मिला। जबकि कोयला के लिए आवश्यक दशा है कि वहां तापमान क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। फिर उन्होंने निम्न अक्षांशों पे हिमानीकृत जीव का मतलब यह है कि उन्हें क्या मिला? जो उच्च अक्षांशों पे जीव पाए जाते हैं वो कहां मिल रहे हैं? निम्न अक्षांशों पे 10 से 20 डिग्री के आसपास मिल रहा है, विषुवत के आसपास मिल रहा है। तब उन्होंने कहा यह तभी संभव है कि या तो जलवायु कटिबंध क्या रहे हो? स्थिर रहे हो। और किसका स्थानांतरण हुआ हो? स्थल खंडों का स्थानांतरण हुआ हो। या तो सभी स्थल खंड क्या रहे हो? स्थिर रहे हो। और जलवायु कटिबंधों का स्थानांतरण हुआ हो। तो इन दो विरोधाभासी जो बातें की, इन दो विरोधाभासों को इन्होंने दूसरी संभावना को क्या माना? आधार माना कि सभी जलवायु कटिबंध स्थिर रहे। और किसका स्थानांतरण हुआ हो? स्थल खंडों का क्या हुआ है? स्थानांतरण हुआ है। और इसी को आधार बनाते हुए वेगनर महोदय ने क्या दिया? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी या महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में
इन्होंने कहा क्या महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में? इन्होंने कहा क्या उसको देखो। इन्होंने कहा कि कार्बोनिफेरस युग में मीन्स 25 करोड़ वर्ष पूर्व, 25 करोड़ वर्ष पूर्व क्या था? 25 करोड़ वर्ष पूर्व, 25 करोड़ वर्ष पूर्व सभी स्थलखंड आपस में क्या थे? जुड़े थे। सभी स्थलखंड आपस में जुड़े थे, जिसे पेंजिया कहा गया। इन्होंने क्या कहा? जिसे पेंजिया कहा। सभी स्थलखंड आपस में जुड़े थे, जिसे पेंजिया कहा। और इसके चारों ओर विशाल जलराशि थी, जिसे इन्होंने नाम दिया पेंथालसा। जिसे इन्होंने क्या कहा? जिसे इन्होंने क्या कहा? पेंथालसा। इनका सिद्धांत क्या है उसको देखते हैं। अब देखिए इनका जो सिद्धांत था, इन्होंने कहा कार्बोनिफेरस युग में। क्या कहा? कार्बोनिफेरस युग में। बहुत सिंपल वे में आपको ध्यान देना है कि कार्बोनिफेरस युग में इन्होंने कहा कि सभी स्थलखंड, जितने भी स्थलखंड थे, ये आपस में क्या थे? जुड़े थे। और इन्होंने इसका नाम दिया पेंजिया। क्या नाम दिया? पेंजिया। और इसके चारों ओर, इस पेंजिया के चारों ओर एक विशाल जलराशि थी। इसके चारों ओर एक विशाल जलराशि थी, जिन्होंने इसको नाम दिया पेंथालसा। इसको क्या नाम दिया? पेंथालसा कहा। समझिए, पेंथालसा कहा। और इन्होंने एक शब्द ये भी कहा कि जो पेंजिया था वो किसका बना हुआ था? सियाल का बना हुआ था। और जो पेंथालसा था वो सीमा निर्मित था। सियाल का मतलब यह होता है सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, और सीमा का अर्थ है सिलिकॉन और मैग्नीशियम। इसका फिर इन्होंने क्या कहा कि जब सारे स्थलखंड आपस में जुड़े थे, इन्होंने क्या कहा? पेंजिया। और ये पेंजिया सियाल का बना था। जब इन्होंने कहा इसके चारों ओर विशाल जलराशि थी, जिसे इन्होंने नाम दिया पेंथालसा। और सियाल निर्मित पेंजिया सीमा निर्मित पेंथालसा पे क्या हो रहा है? तैर रहा है। उसके बाद कहा अचानक, इन्होंने अचानक कहा कि ज्यूरेसिक पीरियड में क्या हुआ? विस्फोट हुआ। जब यह क्या हुआ? विखंडन हुआ। ज्यूरेसिक पीरियड, और ज्यूरेसिक पीरियड का जो समय है वो 20 से 22 करोड़ वर्ष पूर्व की है। इसमें क्या हुआ? विखंडन हुआ। और इस विखंडन जो उत्तर की ओर गया, इसे कहा गया अंगारा लैंड। इसे क्या कहा गया? अंगारा लैंड कहा गया। इसे अंगारा लैंड कहा गया। जो भाग दक्षिण की ओर गया उसे कहा गया गोंडवाना लैंड। उसे क्या कहा गया? गोंडवाना लैंड कहा गया। दो इन्होंने शब्द फिर कर। और इसके बीच में एक छिछले सागर की उत्पत्ति हुई, जिसे कहा गया टेथिस सागर। जिसे क्या कहा गया? जिस इसके बीच एक छिछले सागर की उत्पत्ति हुई, जिसे कहा, इसके बीच जो एक छिछला सागर है, इसे कहा गया टेथिस सागर। इसे क्या कहा गया? टेथिस सागर। इतनी बात समझ में आई? पहली बात इन्होंने कहा पेंजिया है। पेंजिया के चारों ओर विशाल जलराशि है, और इस विशाल जलराशि जो है ये सीमा निर्मित है। सियाल निर्मित पेंजिया सीमा निर्मित पेंथालसा पे तैर रहा है, जैसे कोई तालाब है और तालाब पे क्या तैर रहा? गेंद तैर रहा हूं। इन्होंने ऐसे कहा। और ज्यूरेसिक पीरियड की स्थिति में यह बात हो रही है। किस पीरियड में? ज्यूरेसिक पीरियड में। ज्यूरेसिक पीरियड में क्या हुआ? इसमें विखंडन होता है। जो भाग उत्तर की ओर गया उसे अंगारा लैंड, और जो भाग दक्षिण की ओर गया उसे क्या कहा गया? गोंडवाना लैंड कहा गया। इस अंगारा लैंड में स्थिति को समझते हैं थोड़ा सा। जो उत्तर की ओर गति हुई वो किस बल के अधीन हुई? उत्तर की जो ओर गति हुई, इन्होंने कहा जो उत्तर की ओर गति हुई वो मुख्यतः दो बलों के अधीन गति हुई। एक तो उत्प्लावन बल, मीन्स जो जल पे, चूंकि ये क्या हो रहा है? सियाल निर्मित पेंजिया सीमा निर्मित पेंथालसा पे तैर रहा है, मीन्स उत्प्लावन बल काम कर रहा है। इन्होंने कहा जो ये गया है वो किस बल के कारण? एक उत्प्लावन बल, एक क्या है? उत्प्लावन बल है, और दूसरा कहा इन्होंने ध्रुवीय बल। क्या कहा? एक ध्रुवीय बल। तथा दूसरी बात देखो कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका क्या है? पश्चिम की ओर आए हैं। मीन्स ये है कि जो नॉर्थ अमेरिका और जो नॉर्थ अमेरिका है और जो साउथ अमेरिका है ये पश्चिम की ओर आए हैं। नॉर्थ अमेरिका और
साउथ अमेरिका का जो पश्चिम की ओर गति हुई है वो दो बलों के अधीन हुई है। एक चूंकि एक पृथ्वी का पश्चिम से, क्योंकि पृथ्वी का पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन, पश्चिम से पूर्व की ओर जो घूर्णन है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन, तथा दूसरा है कि चंद्रमा एवं सूर्य की आकर्षण शक्ति का अनुपात, चंद्रमा एवं सूर्य की आकर्षण शक्ति के कारण, आकर्षण शक्ति के कारण मीन्स ये समझिए कि जब ज्यूरेसिक पीरियड में जो उत्तर की ओर भाग गया वो दो बल के अधीन गया, एक कह सकते हैं उत्प्लावन बल और दूसरा पोलर फोर्स के कारण, ध्रुवीय बल के कारण। जो पश्चिम की ओर आया वो दो बल के अधीन, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, घूर्णन कर रही है, तो उसको संतुलन बनाए रखने के लिए पूर्व से पश्चिम की ओर बल लगता है। तथा चंद्रमा का जो क्या है, चंद्रमा एवं सूर्य की आकर्षण शक्ति का अनुपात क्या है, 11:5 है। तो इस बल के कारण क्या हुआ, ये पश्चिम की ओर क्या हुई, विस्थापित हुए, और इनके बीच इनके बीच जो ये पेंथालसा का जल भर गया, इनके बीच जो पेंथालसा का जल भर जाने के कारण एक अटलांटिक महासागर की क्या हुई, उत्पत्ति हुई। इनके बीच जब पेंथालसा का जल भर गया तो अटलांटिक महासागर की उत्पत्ति हुई। मैं समझिए। और उसके बाद जब अटलांटिक महासागर की उत्पत्ति हुई और जो शेष जल राशि है वो इस समय किसके रूप में है, प्रशांत महासागर के रूप में है। किसका, जो पेंथालसा का शेष जल राशि है वो किस रूप में है, हम कह सकते हैं प्रशांत महासागर के रूप में है। दूसरी बात समझिए, यदि बात आती है कि यदि अंगारा लैंड के अंतर्गत कौन कौन से देश गए, कौन कौन से कॉन्टिनेंटल गए, तो हम कहेंगे कि नॉर्थ अमेरिका किसका भाग था, अंगारा लैंड का भाग था, यूरोप अंगारा लैंड का भाग था, एशिया अंगारा लैंड का भाग था। जबकि हम देखते हैं गोंडवाना लैंड के अंतर्गत देखते हैं तो साउथ अमेरिका, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सब क्या है, ये सब गोंडवाना लैंड का क्या था, भाग था। जब इन्होंने अपनी पूरी हाइपोथेसिस, पूरी कहानी बता दिए, तब ये अपने पक्ष में उत्तर देते हैं और कहते हैं कि जो मैंने ये शब्द कहा है वो सही है। किस बेस पे सही है, अपने पक्ष में क्या देते हैं, ये उत्तर देते हैं। क्या उत्तर देते हैं, अपने पक्ष में। जब ये अपने सिद्धांत को कह देते हैं, इनका सिद्धांत, तो ये जो महोदय हैं वेगनर महोदय अपने पक्ष में क्या देते हैं, उत्तर देते हैं। इनका उत्तर क्या था वो देखो, इन्होंने कहा कि यदि वास्तव में यदि सभी महाद्वीपों को जोड़ा जाए, सारे कॉन्टिनेंटल को जोड़ा जाए, तो क्या हो जाएंगे, सभी आपस में फिट हो जा रहे हैं। जैसे यदि साउथ अमेरिका को किससे जोड़ा जाए, अफ्रीका से जोड़ा जाए तो फिट हो जा रहा है, नॉर्थ अमेरिका यूरोप से जोड़ा जाए तो फिट हो जा रहा है। तो इसका मतलब यह है ये कभी न कभी क्या थे, आपस में जुड़े थे। इन्होंने इस प्रकार अपने पक्ष में पहला उत्तर देते हैं जिगसा फिट। क्या देते हैं, जिगसा फिट। इन्होंने अपने पक्ष में उत्तर देते हैं जिगसा फिट। बात समझिएगा, जिगसा फिट, इतनी बात समझे। मींस देखो ऑस्ट्रेलिया देखो तो ये क्या हो जा रहा है, फिट हो जा रहा है। इसका मतलब यह है कि ये कभी ना कभी आपस में जुड़े थे। दूसरा हम अध्ययन करते हैं, दूसरा इन्होंने ये पहला पक्ष में उत्तर देते हैं, दूसरा उत्तर देते हैं, दूसरा जो पक्ष में क्या कहते हैं कि यदि देखो तो अटलांटिक महासागर की जो आकृति है यह इस आकार की है। यदि यहां एक ग्राफ देखते हैं तो इस ग्राफ को, थोड़ा सा ग्राफ को समझते हैं। यदि वास्तव में देखा जाए तो अटलांटिक महासागर की आकृति कैसी दिखती है, ऐसा आकार, यही है अटलांटिक महासागर। मींस इन्होंने कहा कि अटलांटिक महासागर की आकृति ऐसा है। इसका मतलब जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के जो पूर्वी तट के समानांतरता, यूरोप और अफ्रीका के पश्चिमी तट की समानांतरता है। मींस इन्होंने दूसरा पक्ष दिया, तटों की समानांतरता। क्या कहा, तटों की समानांतरता। इन्होंने अपने पक्ष में उत्तर दे रहे हैं। तीसरा इन्होंने क्या, तीसरा इन्होंने कहा कि जो सोने का निक्षेप हमें ब्राजील के तट पर, ये ब्राजील का है,
जो ब्राजील के तट पे प्राप्त हुआ है। यहां पे देखोगे जो सोने का निक्षेप हमें ब्राजील के तट पे प्राप्त हुआ है, यहां पे प्राप्त हुआ है, वही सोना हमें यहां प्राप्त हुआ है। और वास्तव में देखा जाए जब ये कभी न कभी आपस में फिट थे तभी ये संभव है। मीन्स ये है कि जो सोने का निक्षेप हमें ब्राजील के तट पे प्राप्त हुआ है उसकी मूल चट्टानें हमें गिनी के तट पे प्राप्त हो रही हैं। तो इस प्रकार इन्होंने तीसरा प्राप्त दिया कि सोने का निक्षेप, सोने का जो निक्षेप है, सोने का जो निक्षेप है वो ब्राजील एवं गिनी के तट पर, ब्राजील एवं गिनी, ब्राजील एवं गिनी के तट पर समान होना, के तट पर समान होना, समान होना, ये इस अपने पक्ष में उत्तर दे रहे हैं। पहला इन्होंने क्या कहा? पहला इन्होंने कहा जिग्सा फिट, दूसरा इन्होंने कहते हैं तटों की क्या है, समानांतरता है, तीसरा इन्होंने कहते हैं जो सोने का हमें निक्षेप ब्राजील के तट पे प्राप्त हुआ है वो हमें कब मिल रहा है, वो हमें गिनी के तट पे प्राप्त हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये स्थलखंड कभी न कभी आपस में क्या थे, एक थे। जब ये पक्ष में उत्तर दे देते हैं तो विपक्षी खड़े हो जाते हैं और इसकी तुलना करना, इसका आलोचना करना शुरू कर देते हैं। और इस आलोचना के संदर्भ में पहला आलोचना क्या होता है उसको देखो। इसमें इसका मतलब यह है कि अब जो बात होगी वो विपक्ष की होगी। विपक्ष का मतलब यह है, देखिए इन्होंने सिर्फ और सिर्फ किसको कहा, स्थल खंडों का स्थानांतरण कहा है, महासागरों के बारे में ये चुप है। तो पहली आलोचना ये की गई कि वेगनर महोदय जो हैं वो स्थल खंडों के स्थानांतरण की बात की है, महासागरों के बारे में क्या रहे हैं, चुप रहे हैं। इस स्थल खंडों की बात की है, स्थल खंडों के विस्थापन की बात की है, स्थल खंडों के विस्थापन के बाद की बात की है, जबकि महासागरों के बारे में मौन रहे हैं। जबकि यदि कहा जाए तो महासागरों के बारे में चुप रहे हैं। पहला इनका यही रहा कि इनकी जो आलोचना इसी बेस पे हुई कि ये महाद्वीपों का क्या कर दिए हैं, स्थल खंडों का क्या कर दिए हैं, स्थानांतरण कर दिए हैं, ये महासागरों के बारे में क्या रहे, चुप रहे। दूसरा इनका जो विपक्ष में आया कि जिस बल के अधीन कि चंद्रमा के एवं सूर्य की आकर्षण शक्ति का अनुपात, पृथ्वी के घूर्णन के कारण, ध्रुवीय बल के कारण, उत्प्लावन बल के कारण, जिस बल के अधीन इन्होंने इतने बड़े स्तर पे विस्थापन कराया है वो सक्षम प्रतीत नहीं होते हैं। मीन्स जिन बलों के अधीन, यदि हम कहें तो जिन बलों के अधीन इन्होंने इतने बड़े स्तर पर विस्थापन कराया है, इतने बड़े स्तर पर विस्थापन कराया है, स्तर पर विस्थापन कराया है, वे इतने सक्षम प्रतीत नहीं होते। तीसरा ये देखिए आलोचना किस बेस पे हो रही है। पहला इन्होंने कहा कि स्थल खंड क्या थे, इस स्थल खंड के बारे में किए, महासागर के बारे में चुप रहे। दूसरा इन्होंने कहा जिन बलों के अधीन इन्होंने इतने बड़े स्तर पर विस्थापन कराया वो इतने सक्षम प्रतीत नहीं होते। तीसरा इन्होंने कहा कि इसमें क्या कहा कि वेगनर महोदय ने इसमें क्या कहा कि सियाल निर्मित पेंजिया सीमा निर्मित पेंथालसा पे क्या हो रहा है, तैर रहा है। लेकिन जब इन्होंने वलित पर्वत की व्याख्या की तो उस वलित पर्वत की व्याख्या करते समय इन्होंने एक शब्द किया कि सियाल निर्मित पेंजिया सीमा निर्मित पेंथालसा पे क्या कर रहा है, रुकावट पैदा कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि इन्होंने अपने ही सिद्धांत में दो विरोधाभासी बातें की। इन्होंने क्या कहा, विरोधाभासी, अपने सिद्धांत में विरोधाभासी बातें की, विरोधाभास बातें की हैं। मीन्स इस आधार पे हम कह सकते हैं ये क्या होता है, विपक्ष का। मीन्स पक्ष भी है विपक्ष भी है। लेकिन देखा जाए वास्तव में इन कमियों के बावजूद, यदि हम कहें तो ये कहते हैं कि इन कमियों के बावजूद
इन कमियों के बावजूद, यदि हम एक इसमें कहें तो इन कमियों के बावजूद इस सिद्धांत ने प्लेट टेक्टोनिक्स के नींव के रूप में काम किया। प्लेट टेक्टोनिक के नींव के रूप में काम किया, के नींव के रूप में काम किया। अब समझिए, अब आपसे पूरा सिद्धांत आपने पढ़ लिया। अब क्वेश्चन यूपीएससी यूपीपीसीएस का ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। कभी पूछता है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। समालोचनात्मक परीक्षण का मतलब यह है कि थोड़ा बहुत क्या बताते हैं, हम महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में बताएंगे है क्या, उसके बाद थोड़ा पक्ष में लिखेंगे, विपक्ष में लिखेंगे। लेकिन जब समालोचनात्मक हो, आलोचनात्मक हो, जब हम निष्कर्ष अंत में देंगे तो निष्कर्ष हमेशा सकारात्मक होगा। इतना ध्यान देना। ये सकारात्मक ये निकला कि जिन कमियों, जो कमियां बताई कि पोलर फोर्स के कारण इतना बड़े स्तर पर विस्थापन संभव नहीं है, जिस बल के इन्होंने कह सकते हैं स्थलखंडों के स्थानांतरण की बात की, महासागरों के बारे में चुप रहे, द्वैध विरोधाभासी बातें की, तो इन कमियों की जो कमियां थी इनके बावजूद भी ये क्या किया, प्लेट टेक्टोनिक्स के नींव के रूप में, इसके बेस के रूप में काम किया। और अंत में जब प्लेट टेक्टोनिक्स आप पढ़ेंगे तो वहां समझेंगे कि प्लेट टेक्टोनिक्स है क्या। तो जो यहां पे स्थलखंड की बात होती है तो प्लेट क्या होता है, तो हम कहेंगे स्थल मंडल का जो लिथोस्फीयर का क्या है, टुकड़ा है। लेकिन ये अब देखिए, इससे दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को विस्तृत व्याख्या कीजिए। जब समालोचनात्मक, आलोचनात्मक शब्द या क्रिटिकली होगा तो वहां पे आपको पक्ष भी आंसर देना होगा और विपक्ष भी। जब तक दोनों आंसर नहीं देंगे, दोनों को नहीं समझाएंगे, आपका उत्तर जो आंसर होगा वो पूर्ण नहीं माना जाएगा। यही आपका महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत था। थोड़ा बहुत हम चर्चा करते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में, थोड़ा बहुत, क्योंकि इसी के किसका, जो ये महाद्वीपीय विस्थापन है, इसी का नींव है क्या, प्लेट टेक्टोनिक्स। अब हम प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ते हैं। प्लेट टेक्टोनिक्स देखिए बेटा, सबसे पहले जो होगा वो यही होगा कि उस चीज को समझो कि आखिर में है क्या। जब तक उस चीज को नहीं समझोगे, ज्योग्राफी जैसे सबसे पहले समझो व्हाट इज द प्लेट, ये है क्या, ये प्लेट क्या है। फिर टेक्टोनिक डिफिनेशन रेडी नहीं जाती। यूपीएससी में यदि कहो कि आप आईएएस का एग्जाम दे रहे हो, पीसीएस का एग्जाम दे रहे हो, तो कोई रटा हुआ डिफिनेशन कर ले तो ये संभव नहीं है। ये बिल्कुल जैसे मैंने अगली बार पढ़ाया था आपको कि संवहन धारा सिद्धांत, जब संवहन धारा सिद्धांत मैंने पढ़ाया और एग्जाम में क्या आया, मेंटल प्लूम, उसी में मैंने आपको बताया था कि जब ये क्या होता है, जब ये जो तप्त एवं पिघला हुआ पदार्थ हॉट प्लूम्स के रूप में, मेरे नोट्स में देखिए लिखा होगा कि हॉट प्लूम्स के रूप में, और क्वेश्चन सीधा सीधा आया कि व्हाट इज द मेंटल प्लूम। मेंटल प्लूम क्या है, तो वहां पे आपको कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ संवहन धारा सिद्धांत लिखना था। तो प्लेट टेक्टोनिक्स है क्या और टेक्टोनिक्स क्या है, यदि ये दो बातें हमें समझ में आ जाए तो प्लेट टेक्टोनिक्स क्या है ये भी समझ में आ जाएगा। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि लिथोस्फीयर होता है, पृथ्वी की जब यांत्रिक परतों का हम अध्ययन करते हैं तो वहां पे हम परतों का डिवीजन करते हैं, लिथोस्फीयर, स्टेनोस्फीयर, मेसोस्फीयर, सेंट्रोस्फीयर। लिथोस्फीयर में बताया था कि जो लिथोस्फीयर होता है इसकी मोटाई होती है 100 किलोमीटर। मीन्स ये हुआ कि क्रस्ट सहित मेंटल का ऊपरी भाग इसमें क्या होता है, समाहित होता है, जबकि क्रस्ट की मोटाई क्या होती है, 35 किलोमीटर। तो इसमें इसका मतलब यह है कि लिथोस्फीयर उस परत को कहते हैं, उस जोन को कहते हैं जो क्रस्ट सहित मेंटल का ऊपरी भाग क्या होता है, समाहित होता है। मैंने ये आपको ये भी बात बताई थी जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ाया था कि स्टेनोस्फीयर में होता है रेडियो एक्टिव तत्व की उपस्थिति होती है। इस रेडियो एक्टिव तत्व से निकलते हैं क्या, रेडियो एक्टिव किरणें, जो जहां जो क्या करती हैं, जो वहां के खनिज को पिघला देती हैं। और जब ये पिघला हुआ पदार्थ हॉट प्लूम्स के रूप में ऊपर उठता है, तो जब मान लीजिए कोई पिघला हुआ पदार्थ है यहाँ पे, इस पिघला हुआ पदार्थ समझिएगा, जब ये पिघला हुआ पदार्थ जब इससे आधार से लिथोस्फीयर से बार बार टकराएगा तो ये छोटे बड़े इसमें दरार पड़ जाएंगे, और जब ये दरार पड़ेंगे तो ये छोटे बड़े टुकड़ों में क्या होगा, टूट जाएगा। इन छोटे बड़े टुकड़ों को क्या कहते हैं, प्लेट किनारा कहते हैं।
इन छोटे बड़े टुकड़ों को प्लेट किनारा कहते हैं, जिसमें क्या कहते हैं, जिसमें प्रायः हलचलें होती रहती हैं, जिसमें प्रायः हलचलें होती रहती हैं, हलचलें होती रहती हैं। और प्लेट क्या है? प्लेट स्थल मंडल का वह टुकड़ा है जो हलचलों से मुक्त होता है। मीन्स यदि इस पार्ट को हम डिवाइड कर लें तो इस पार्ट को, तो जो ये भाग है ये प्लेट किनारा है, ये क्या है? प्लेट किनारा। लेकिन ये जो पोर्शन है जो हलचलों से क्या है? मुक्त है, यही क्या है? प्लेट है। मीन्स इसका मतलब यह हुआ कि स्थल मंडल का वह टुकड़ा जो क्या हो? हलचलों से मुक्त हो, उसे क्या कहते हैं? प्लेट कहते हैं। दूसरी बात समझो, टेक्टोनिक। और ये टेक्टोनिक क्या है? टेक्टोनिक क्या है यहां समझो, व्हाट इज द टेक्टोनिक। टेक्टोनिक के बारे में समझते हैं। टेक्टोनिक मीन्स होता है विवर्तनिकी, हिंदी होती है विवर्तनिकी। विवर्तनिक मीन्स होता है प्लेटों के बीच का अंतर संबंध। बस इतना समझो। विवर्तनिक का मतलब होता है कि इनके बीच, जो प्लेटों के बीच अंतर संबंध। अब समझिए, प्लेटों के बीच अंतर संबंध के बीच अंतर संबंध के बीच जो अंतर संबंध है वही क्या है? टेक्टोनिक है। ये क्या? प्लेटों के बीच कैसा अंतर? चूंकि पर जो भी प्लेटें हैं, चाहे वो यूरोपियन प्लेट है, चाहे वो एशियन प्लेट है, चाहे वो अफ्रीकन प्लेट है, चाहे वो नॉर्थ अमेरिकी प्लेट है, चाहे वो साउथ अमेरिकी प्लेट है, चाहे वो पैसिफिक प्लेट है, इन सब प्लेटों की एक दिशा है, एक गति है। इन प्लेटों के बीच, प्लेटों के बीच क्या? उनकी दिशा के बीच, उनकी गति के बीच क्या अंतर संबंध जो है वही क्या है? विवर्तनिक है। यदि एक अब डिफिनेशन जो निकल रहा है प्लेट टेक्टोनिक्स क्या है, तो हम कहेंगे कि स्थल मंडल का वह टुकड़ा जो हलचलों से मुक्त होता है और उनके बीच अंतर जो संबंधों का अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है? प्लेट टेक्टोनिक्स कहलाता है। अब प्लेटें मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, एक या तो महाद्वीपीय प्लेट होगा या तो महासागरीय प्लेट होगा। अब इन प्लेटों में मुख्यतः देखते हैं जो ये प्लेटों का अंतर संबंध है, जो विवर्तनिक है, इस विवर्तनिक को हम देखते हैं। प्लेटों का अंतर संबंध क्या हुआ? अंतर संबंध। इतना हम समझें, अंतर संबंध का मतलब क्या है कि या तो प्लेटें, मान लीजिए दो प्लेटें हैं, क्या है? दो प्लेटें, समझिए। या तो प्लेटें क्या होंगी, जैसे मान लीजिए दो इंसान हैं, एक क्या होते हैं? व्यवहार में आते हैं। या तो दो, मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, या तो एक दूसरे से क्या जाएंगे? विपरीत जाएंगे, या तो क्या होगा? एक दूसरे की ओर आएंगे, यही तो होगा। और या तो क्या होंगे? समानांतर निकल जाएंगे, या तो क्या होगा? समानांतर घिसते हुए। मान लीजिए एक मैं हूं, एक कोई और है, तो या तो क्या होगा? हम दोनों समानांतर निकल जाएं, या तो एक व्यक्ति उधर से आ रहा है और मैं इधर से जा रहा हूं, या तो एक व्यक्ति उधर की ओर जा रहा है और मैं इधर जा रहा हूं। इसका मतलब प्लेटों की जो गति है वो तीन तरीके से हो सकती है। जो यदि प्लेटें एक दूसरे की ओर आती हैं, दूसरा हो सकता है कि यदि प्लेटें मान लीजिए एक दूसरे के विपरीत जा रही हैं, और यदि प्लेटें मान लीजिए क्या हो रही हैं? एक दूसरे के समानांतर चल रही हैं। यदि प्लेटें एक दूसरे के बीच या एक दूसरे के समानांतर या एक दूसरे के विपरीत, मीन्स ये हुआ कि यदि प्लेटें क्या आती हैं? एक दूसरे के सामने आ रही हैं, तो ऐसे प्लेटों को कहते हैं अपसारी प्लेट। सॉरी, अपसारी नहीं, अभिसारी प्लेट। क्या कहते हैं? अभिसारी प्लेट, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कन्वर्जेंस प्लेट। क्या कहते हैं? कन्वर्जेंस प्लेट। यदि दो प्लेटें एक दूसरे की विपरीत दिशा में जा रही हैं, मीन्स डाइवर्ज हो रही हैं, मीन्स अपसारी, मीन्स इसे हम कहेंगे अपसारी प्लेट। अपसारी मीन्स हम कहेंगे डाइवर्जेंस प्लेट। क्या कहेंगे? डाइवर्जेंस प्लेट, डाइवर्जेंस प्लेट, ठीक है। और यदि एक दूसरे के बीच या एक दूसरे के समानांतर निकल जाती हैं, तो इसे हम कहते हैं संरक्षी प्लेट। क्या कहते हैं? संरक्षी प्लेट। अब ध्यान से यदि अपसारी हम प्लेटों को उठाते हैं, अब हम एक अध्ययन करते हैं अपसारी प्लेट।
चलिए अब हम ये देखते हैं कि आखिर में अपसारी प्लेटें, हम अपसारी प्लेटें देख रहे थे। अपसारी या अभिसारी, पहले अपसारी देख लेते हैं, कन्वर्जेंस देख लेते हैं। अपसारी प्लेट पे ज्यादा चर्चा, ये बहुत लॉन्ग क्लासेस है, लगभग अपसारी प्लेट ही मान के चलिए कि लगभग 4 घंटे की क्लास है। अपसारी प्लेटों में दो बातें हैं, क्योंकि मैंने बताया था प्लेटें दो तरीके से होती हैं, या तो महाद्वीपीय, एक तो महाद्वीपीय प्लेट, एक महासागरीय प्लेट। तो दो तरीके से अपसारी मतलब दो प्लेटें, या तो ओशनिक प्लेट टकरा सकती हैं, या तो ओशनिक कॉन्टिनेंटल से टकरा सकती हैं, या तो फिर कॉन्टिनेंटल से। मैंने बताया था आपको कि जो ध्यान से सुनिए कि यदि प्लेटें, मैंने बताया था मुख्यतः देखा जाए तो दो प्रकार की उसकी प्रकृति के आधार पे, एक तो ओशनिक होगी और दूसरा कॉन्टिनेंटल। मींस यदि दो प्लेटें टकरा रही हैं तो या तो दोनों प्लेट क्या होगा, महासागरीय प्लेट होगी, या तो क्या होगा, दोनों महाद्वीपीय होगी, या तो एक महासागरीय या एक क्या होगा, महाद्वीपीय होगा। यही तो प्रोसेस हो सकता है, कोई दूसरा प्रोसेस नहीं हो सकता। इस 3 अवस्था के बाद कोई चौथी अवस्था का निर्माण नहीं हो पाएगा। तो अब एक अध्ययन करते हैं हम, ओशनिक प्लेटों का यदि कन्वर्जेंस होगा तो क्या होगा, यही हम देखते हैं। यदि ओशनिक देखते रहो, यदि ओशनिक प्लेटें टकराएंगी तो क्या होगा। यदि ओशनिक प्लेटों का क्या हो रहा है, ओशनिक प्लेट कन्वर्जेंस, क्या हो रहा है, कन्वर्जेंस। अब समझिए थोड़ा सा, मान लीजिए ये दो प्लेटें हैं, ये क्या है, दो प्लेटें हैं, और यदि दो प्लेटें कन्वर्जेंस करें तो फिर क्या होंगी। यदि दो प्लेटें कन्वर्जेंस करती हैं तो जो अधिक घनत्व की चट्टानें होंगी वो क्या हो जाएंगी, क्षेपित होंगी। जैसे सपोज मानो कि कोई चीज है, तो मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, ऐसे समझिए दो व्यक्ति हैं, एक कोई अधिक भार वाला है, एक कोई क्या है, हल्का भार वाला है। ये दोनों टकराते हैं तो हल्का भार वाला क्या होता है, ऊपर की ओर चला जाएगा, और जबकि अधिक भार वाला क्या होगा, नीचे की ओर। तो जो दो प्लेटें हैं जिनका घनत्व क्या होगा, अधिक है, मान लीजिए दो प्लेटें हैं और ए प्लेट है और दूसरा कोई बी प्लेट है, ए प्लेट है और बी प्लेट है। मान लीजिए ए प्लेट का घनत्व या बी प्लेट में किसी को मान लीजिए बी की जो घनत्व डेंसिटी है वो क्या है, अधिक है। यदि बी का घनत्व अधिक है तो इसका क्या होगा, क्षेपण हो जाएगा। क्षेपण के क्रम में इसे एक गर्त का निर्माण होता है। ये क्या है, गर्त का निर्माण होता है। मीन्स यदि फर्स्ट स्टेज में देखें तो ये बात क्लियर हो जा रहा है कि जब दो प्लेटें आपस में टकराएंगी तो अधिक घनत्व वाली प्लेटें क्षेपित होंगी, जिससे प्रथमतः गर्त का निर्माण होता है। जब ये प्लेटें स्टेनोस्फीयर में आती हैं, मैंने आपको बताया था कि जब ये प्लेटें स्टेनोस्फीयर में आती हैं तो स्टेनोस्फीयर में उपस्थित होता है रेडियो एक्टिव तत्व, और इस रेडियो एक्टिव तत्वों की उपस्थिति का कारण ये जो हमारी जो प्लेटें हैं ये क्या हो जाती हैं, पिघल जाती हैं, और ये पिघल करके क्या होती हैं, ऊपर संवहन धाराओं के रूप में, हॉट फ्लेम्स के रूप में ऊपर उठती हैं, और ऊपर उठने के क्रम में ज्वालामुखी उद्गार के रूप में क्या होती हैं, भूपृष्ठ पे आती हैं, जिसे कहते हैं वोल्केनो आर्कसनरी, या कहते हैं ज्वालामुखीय चाप। इसे क्या कहते हैं, ज्वालामुखीय चाप कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, ज्वालामुखी चाप कहते हैं। तो ये पहला स्टेज हो रहा है बेटा, इसको ध्यान देना। पहले स्टेज में इतनी घटना हो जा रही है। क्या क्या हो रहा है, पहले घटना में दो प्लेटें टकराएंगी, टकराने के क्रम में जो अधिक घनत्व वाली प्लेटें हैं वो क्षेपित होंगी, क्षेपण के क्रम में वो स्टेनोस्फीयर में जाती हैं, उन वहां पे पाया जाता है रेडियो एक्टिव तत्व। रेडियो एक्टिव तत्वों की उपस्थिति के कारण ये क्या होगा, पिघलेगा, और जब ये तत्व पिघला हुआ पदार्थ हॉट फ्लेम्स के रूप में ऊपर उठता है, या ऊपर उठकर दूसरी प्लेट के ऊपर क्या होगा, उद्गारित होगा, और ज्वालामुखी चाप का निर्माण होता है। सेकेंड स्टेज में देखना है, ये फर्स्ट स्टेज की बात हुई है। सेकेंड स्टेज में देखो,
जब सेकेंड स्टेज की बात आती है तो यहां पे अवसाद है। अब बेटा जब दो प्लेटें टकराएंगी और यहां पे अवसाद, और अभी भी टक्कर क्या है, जारी है। जब दो प्लेटें टकराती हैं तो टकराने के क्रम में यहां पे अवसाद, अवसाद का मतलब मलबा। और एक बार कभी सोचो, मान लीजिए कोई कीचड़ है और कीचड़ को दोनों हाथ से दबा दो तो क्या हो जाएगा, ऊपर उठ जाएगा, उत्थान हो जाएगा। वही चीज यहां पे है कि यहां पे जब ये मान लीजिए अवसाद था और ये बार बार जब टक्कर कर रहे हैं तो इस जो मलबे में क्या हो जाता है, उत्थान हो जाता है और इसे कहा जाता है एक्रेशनरी प्रिज्म। क्या कहा जाता है, एक्रेशनरी प्रिज्म या द्वीपीय चाप। क्या कहा जाता है, एक्रेशनरी प्रिज्म या द्वीपीय चाप। मैंने दो अवस्था भी प्राप्त किया। पहले अवस्था में मैंने क्या प्राप्त किया, एक तो वोल्केनिक चाप या वोल्केनिक एक्रेशनरी प्रिज्म प्राप्त होता है और दूसरा मैंने प्राप्त किया एक्रेशनरी प्रिज्म में से ये हुआ द्वीपीय चाप का निर्माण होता है। तीसरे स्टेज में क्या होता है कि जो ये मलबा है संपीड़नात्मक शक्ति में क्या हो जाती है, वृद्धि होने के कारण, जैसे कीचड़ है ना, कीचड़ को दबाओ और थोड़ा सा और संपीड़न लगा दो, थोड़ा और बल लगा दो तो क्या होगा, उसमें भी क्या होगा, उसमें भी एक विवर्तन, उसमें भी उत्थान होता है, एक नई उत्थान हो जाता है और इस क्रिया को कहा जाएगा विवर्तनिक चाप या कहा जाएगा टेक्टोनिक एक्रेशनरी। क्या कहा जाएगा, टेक्टोनिक एक्रे। तो तीसरे अवस्था में क्या होता है कि जब ये प्लेटें, ध्यान सुनिए, जब ये सपोज मान लीजिए ये दो प्लेटें हैं, तीसरी अवस्था में क्या होता है, एक तो यहां ऑलरेडी बना था, ये बना हुआ था, ये पहले स्टेज का है, ये सेकेंड स्टेज का। थर्ड स्टेज में, यदि थर्ड स्टेज में देखोगे तो ये पहले स्टेज का है, ये दूसरे। संपीड़नात्मक शक्ति में वृद्धि होने के कारण इसमें भी क्या होता है, वलन या उत्थान हो जाता है और जिससे देखो एक द्वीपों की क्या बन जा रही है, श्रृंखला बन जा रही है और इसी का यही कारण है। इस प्रकार ये क्या है, ओसनिक जो प्लेटों का कन्वर्जेंस है। यदि अब आपसे कोई पूछे कि क्या कारण है, व्हाट इज दिस रीजन, क्या कारण है कि प्रशांत महासागर में द्वीपों की एक श्रृंखला पाई जाती है, तो वहां बताएंगे क्योंकि वहां पे यूरेशियन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडियन जो प्लेट हैं, ये सबका क्या हो रहा है, कन्वर्जेंस हो रहा है। और जब कन्वर्जेंस होगा तो क्या होगा, वहां पे एक द्वीपों की क्या पाई जाएगी, श्रृंखला पाई जाती है। ये क्वेश्चन था यूपीएससी 2017 में कि जावा, क्या कारण है कि दक्षिण पूर्वी एशिया में क्या है, एक द्वीपों की श्रृंखला है। जैसे जावा हुआ, सुमात्रा हुआ, इंडोनेशिया हुआ, बोर्नियो हुआ, पपुआ न्यू गिनी हुआ, ये सब क्या है, एक द्वीप है। तो द्वीपों की क्या है, एक श्रृंखला है। तो क्या कारण है, तो हम बताएंगे क्योंकि वहां क्या हो रही है, प्लेटें कन्वर्जेंस कर रही हैं। दूसरा, अभी इसी में अब दूसरा पढ़ना है ओसनिक कॉन्टिनेंटल, फिर मीन्स ये हुआ कि महाद्वीपीय महासागरीय प्लेटों का कन्वर्जेंस। तीसरा आपको पढ़ना है महाद्वीपीय प्लेटों का कन्वर्जेंस। तब जाकर आपका कंप्लीट होगा क्या चीज, आप जो अभिसारी कन्वर्जेंस प्लेट पूरा होगा, जिसे कहते हैं कि अभिसारी सीमा। जब इसको पढ़ लोगे तब शुरू आएगा अपसारी में भी यही प्रोसेस होगा। अब दोनों जो प्लेटें होगी वो क्या होगी, दूर जाएंगी। चाहे पहले ओसनिक को दूर भगाएंगे और जब दो प्लेटें अपसारी की स्थिति में होती है, जब अपसारी होगा तो द्वीप बन रहा है और जब अपसारी की स्थिति में हो तो कटक का निर्माण होता है। और कटक यही कारण है, देखो तो अटलांटिक महासागर में क्या है, कटक पाए जाते हैं। क्योंकि नॉर्थ अमेरिका की दिशा क्या है, ये नॉर्थ अमेरिका की दिशा देखेंगे तो पूर्व से पश्चिम की ओर है, जबकि एशियन प्लेट की देखोगे तो इसकी दिशा क्या है, पश्चिम से पूर्व की ओर है और इसलिए यहां कटक का निर्माण होता है। यदि क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सका है कि प्रशांत महासागर में क्या कारण है कि द्वीपों की एक श्रृंखला पाई जाती है, तो यही अगला क्वेश्चन तैयार समझना कि क्या कारण है कि अटलांटिक महासागर में कटकों की उत्पत्ति होती है। जैसे क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछ चुका है कि क्या कारण है कि प्रशांत महासागर में नितंब उच्चावच की दशा को बताइए, तो यह हमेशा तैयार रहना कि अब जो पूछेगा प्रशांत महासागर और हिंद महासागर की उच्चावच के बारे में कि वहां की मंग तट की स्थिति क्या है, वहां की मंगढाल की स्थिति क्या है, वहां पे जो नितलीय मैदान कैसा है, वहां पे संसाधन कैसे हैं, ये हमेशा ये तापमान। यदि आप जब ओशनोग्राफी पढ़ेंगे तो ओशनोग्राफी में आप पूछ चुका है ये यूपीएससी कि लवणता का अक्षांशीय वितरण बताओ, तो हमेशा अब जो तैयार रहना बेटा वो लवणता पे मत रहना, वो रहना सैलिनिटी को छोड़ करके अब बचता है हमारा टेम्परेचर और डेंसिटी, वहां के लिए तैयार रहना कि अब पूछ सकता है कि जो डेंसिटी है, जो तापमान है, उसका अक्षांशीय वितरण क्या है।
बात समझ रहे हो? ओके, अब हम अगली जब क्लास लेंगे तो हम बात करेंगे ओशनिक, कॉन्टिनेंटल, फिर हम बात करेंगे कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल। ये जब देखिए कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल टकराएंगे तो ऐसे दो महाद्वीप जो टकराते हैं ना, जब कॉन्टिनेंटल होंगे तो मान लीजिए ये एक कोई कॉन्टिनेंटल है, इसका मान लीजिए ये भाग क्या कठोर था, ये मुलायम था, तो ये एक प्रकार से ये क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। और जब जुड़ जाते हैं तो एक सचा जोन, देखो जैसा लगता है कि सिला हुआ है, एक अवस्था का निर्माण करते हैं जिसे कहते हैं सचा जोन कहते हैं। ये अवस्था कब आती है, जब दो महाद्वीपीय प्लेटें टकराती हैं। फिर अगला हम टॉपिक जब उठाते हैं। ओके, थैंक यू।